ओके, तो हम पढ़ रहे थे थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें हमने लास्ट थियरी पढ़ी थी लेमार्क की थियरी। आज हम दो थियरी पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे डार्विन की थियरी और एक पढ़ेंगे हम ह्यूगो डी व्रीज की थियरी। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा डार्विन का थियरी। हाँ, ठीक है। इसकी थियरी को हम थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। इसकी थियरी को हम क्या कह रहे हैं? थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। अब डार्विन जो था वो तीन लोगों से बहुत इंस्पायर हुआ था। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि डार्विन जो था गुड वो इवनिंग तीन सर। लोगों गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डार्विन जो था वो तीन लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था। सबसे पहला वो इंस्पायर हुआ था लेमार्क से ही। लेमार्क से इंस्पायर हुआ था। दूसरा इंस्पायर हुआ था थॉमस मैल्थस से। और तीसरा वो इंस्पायर हुआ था हर्बर्ट स्पेंसर से। कौन इंस्पायर हुआ था? डार्विन। ये तीनों भी साइंटिस्ट से इंस्पायर हुआ था। लेमार्क, थॉमस मैल्थस और हर्बर्ट स्पेंसर, ये तीन साइंटिस्ट से डार्विन इंस्पायर हुआ था। और डार्विन ने ये कहा था, देखो लेमार्क ने क्या कहा था? लेमार्क ने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या दिया था कि एनवायरमेंट बदलाव लेके आता है किसी प्राणी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। लेमार्क का स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। लेमार्क के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट, या मैं नेचर भी कह सकता हूं, एनवायरमेंट या मैं नेचर कह सकता हूं कि एनवायरमेंट या नेचर ब्रिंग्स अ चेंज और वेरिएशन अमंग द एनिमल्स। याद करिए लेमार्क का स्टेटमेंट। लेमार्क ने क्या कहा था? लेमार्क ने यह कहा था, मैं आपको वापस एक बार बता रहा हूं। लेमार्क ने यह कहा था कि पर्यावरण बदलता है, उसके बदलने के वजह से एनिमल्स के अंदर नई इच्छा पैदा होती है उस एनवायरमेंट में रहने के लिए। नई इच्छा पैदा होती है और वो इच्छा के वजह से किसी ऑर्गन का ज्यादा यूज करता है तो वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप हो जाता है और वो डेवलप्ड ऑर्गन नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगा, जिससे वो अलग दिखने लगेगा और वो एक नया टाइप का स्पीशीज होगा। या वो किसी ऑर्गन को कम यूज करता है तो वो ऑर्गन डेवलप नहीं होता और छोटा का छोटा ही रहता है और वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखता ही नहीं है क्योंकि उसने वो ऑर्गन को यूज ही नहीं किया। और नहीं दिखता है इसके वजह से वो ऑर्गेनिज्म भी अगले जनरेशन में कुछ अलग दिख रहा है, इसके लिए एक नया स्पीशीज है। तो लेमार्क के अनुसार एक ऑर्गेनिज्म अपने आप में बदलाव ला रहा है नेचर की वजह से, क्योंकि नेचर में बदलाव हुआ, इसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को बदला, है ना। यही तो लेमार्क कह रहा था। लेमार्क के अकॉर्डिंग, लेमार्क के अकॉर्डिंग नेचर ऑर्गेनिज्म के अंदर बदलाव ला रहा है ना। नेचर ब्रिंग्स अ चेंज, नेचर मेड अ चेंज, नेचर ने ऑर्गेनिज्म को चेंज किया। बट डार्विन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। डार्विन का स्टेटमेंट क्या था? ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के अकॉर्डिंग
वेरिएशंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट, वेरिएशंस आर, मैं इधर लिख रहा हूं, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन पहले से ही है, नेचर सिलेक्ट्स द वेरिएशन। अब सुनो इस पॉइंट का मतलब क्या है। डार्विन के अनुसार वेरिएशंस, वेरिएशंस मतलब समझ रहे हो, अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस, Yes, मतलब sir. पहले से ही वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म के अंदर है, पहले से ही सब। देखो ना, हम सब अलग अलग दिखते हैं, है ना, आप अलग दिख रहे हो, मैं अलग दिख रहा हूं, हम सब अलग अलग दिख रहे हैं, तो पहले से वेरिएशंस है। नेचर बस सिलेक्ट करता है, नेचर बस सिलेक्ट करता है, नेचर बनाता नहीं है। पर लेमार्क के अकॉर्डिंग क्या था कि नेचर के वजह से ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज कर रहा था। अब बताओ, लेमार्क के अकॉर्डिंग क्या हम अपने आप से चेंज ला सकते हैं? क्या हम बोलेंगे हमको गिल्स बन जाए, गिल्स आ जाएंगे? क्या हमें No, पंख sir. पंख आ जाए, पंख आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो नेचर के वजह से ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है। पर डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन पहले से ही एनवायरमेंट में है, पहले से ही वेरिएशन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर है। नेचर तो बस सिलेक्ट करता है कुछ वेरिएशंस को। जैसे कि तुमको एक एग्जांपल देता हूं, लेमार्क के अकॉर्डिंग क्या बोला था लेमार्क ने? लेमार्क ने ये कहा था कि भैया पहले जो जिराफ था वो छोटी गर्दन वाला था, वही जिराफ ने अपनी गर्दन को खींच खींच के लंबा कर करके जनरेशन बाय जनरेशन वो जिराफ की गर्दन लंबी होती गई और एक नया स्पीशीज बन गया जिराफ का। तो लेमार्क के अनुसार ऑर्गेनिज्म ने ही अपने अंदर चेंज लेके आया नेचर की वजह से। पर डार्विन क्या कहा कि पहले से ही छोटे नेक वाले भी जिराफ थे, मीडियम साइज वाले नेक वाले जिराफ भी थे, और लॉन्ग नेक साइज वाले भी जिराफ थे, पहले से ही वेरिएशन था। पर नेचर ने क्या किया, सिर्फ लंबी गर्दन वाली जिराफ को वो टाइम पे सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में चेंज हुआ। पर्यावरण में क्या चेंज आया कि घास खत्म हो गई, नीचे के हर्ब्स एंड श्रब्स खत्म हो गए। तो जो जिराफ का नेक छोटा है वो तो कुछ भी नहीं खा पाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ नीचे के पड़े हुए घास को खाता था, हर्ब्स एंड श्रब्स को खाता था। पर जो लंबी नेक वाले जिराफ थे वो तो नीचे का घास भी खा सकते थे और वो पेड़ के ऊपर के डाली पे लटका हुआ पत्ती भी खा सकते थे। तो वेरिएशन पहले से ही था, पहले से ही छोटी गर्दन, मीडियम साइज वाली और सब लंबी साइज वाली गर्दन वाले जिराफ पहले से ही थे। पर नेचर ने सिर्फ क्या सिलेक्ट किया, लंबी गर्दन वालों जिराफ को ही सिलेक्ट किया। इसके लिए आज के डेट में सिर्फ लंबी गर्दन वाले ही जिराफ है। ये डार्विन के अकॉर्डिंग था। समझ में आ रहा है दोनों की बात में क्या अंतर है, लेमार्क और डार्विन के? Yes, sir. निकिता, गरिमा, कुछ डाउट आपको? No, sir. ओके ओके। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डार्विन कितना सही था, इसके लिए हम डार्विन को काफी प्रेस करते हैं, काफी मानते हैं हम डार्विन को। इवोल्यूशन की जब जब बात होती है डार्विन का नाम सबसे टॉप पर होता है, क्योंकि डार्विन ने बहुत सारी चीजें हमें बताई है। और लेमार्क के अनुसार अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो लेमार्क के अनुसार क्या था कि वेरिएशन जो था वो नहीं होता है, एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज करता है, जबकि हमको पता है वो पॉसिबल नहीं है। राइट? हम खुद से अपने जीन्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या मैं बोल दूंगा मेरा जीन्स बदल जाए और मेरा जीन्स बदल जाएगा, मेरे में म्यूटेशन हो जाएगा, मैं चाहूंगा वो म्यूटेशन हो जाएगा? नहीं होगा ना। मैं खुद से तो अपने आप को म्यूटेट नहीं कर सकता ना। एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट चेंज इटसेल्फ। सो वेरिएशंस आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट, पहले से ही एनवायरनमेंट में होता है, नेचर तो बस सिलेक्ट करता है। और तुमको पता है कि हमेशा नेचर सिलेक्ट करेगा, तो अगले जनरेशन में कुछ नए लोग दिखेंगे। अब जैसे कि तुमको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कोरोना वायरस कोविड-19 आने के पहले 2019 और 18 में लोगों का पॉपुलेशन था, पर 2020 में आया कोविड,
राइट। 2019 और 20 में क्या आया, कोविड आया। तो नेचर ने सिर्फ किसको सिलेक्ट किया, जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग था, जो फिट थे, उन लोगों को ही सिलेक्ट किया। जो Yes, फिट sir. नहीं थे वो तो मर गए। तो नेचर ने सिर्फ सिलेक्ट किया है। तो आप देखो, जो हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन 2019 का था, है ना, जो पॉपुलेशन हमारा 2019 का था, 2018 का जो पॉपुलेशन था, क्या वही पॉपुलेशन आज है? सेम टू सेम वही ऑर्गेनिज्म लोग हैं आज के डेट में? बताइए मुझे। No, sir. नहीं ना। आज के डेट में तुम्हें कौन लोग दिख रहे हैं जो बच गए? हम सब बच गए, राइट। तो जो बच गए, तो नेचर क्या है कि जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग था उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया। तो हमेशा यही होता है कि एक पॉपुलेशन जो होती है उसमें कभी भी नेचर पूरे के पूरे लोगों को सिलेक्ट नहीं करता, उनमें से कुछ लोगों को ही सिलेक्ट करता है, कुछ इंडिविजुअल्स को ही सिलेक्ट करता है। और वही लोगों जो बचेंगे, जो 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 इंडिविजुअल बचेंगे, वही तो रिप्रोड्यूस करेंगे, वही लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, और उन्हीं का जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, राइट। उन्हीं का जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। तो उन्हीं के बच्चे आपको नेक्स्ट जनरेशन में दिखेंगे। जो बचेंगे वही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, और रिप्रोड्यूस करेंगे तो उन्हीं के जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन और अभी का जो जनरेशन है उसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा ही आएगा, और उस डिफरेंस को हम कहते हैं इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। याद करिए, इस इवोल्यूशन चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने यही बताया था, इवोल्यूशन हम किसी एक जनरेशन में देख के नहीं बोल सकते। इवोल्यूशन बोलने के लिए हमें कम से कम 2 जनरेशन चाहिए, राइट। हमें 2 जनरेशन चाहिए, और हमें वो भी देखना है कि 2 जनरेशन के जेनेटिक लेवल पे कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, ठीक है। अब ये आप एक चीज हमेशा याद रखना कि लेमार्क ये 3 लोगों से इंस्पायर था, डार्विन, सॉरी, डार्विन ये 3 लोगों से इंस्पायर था। लेमार्क, थॉमस मैल्थस और हर्बर्ट स्पेंसर, ये 3 लोगों से इंस्पायर था वो। इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। डार्विन ने 5 पॉइंट्स बोले थे। मैं यहां पे बोलूंगा डार्विन्स 5 पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है डार्विन की 5 अनमोल पॉइंट्स, ठीक है। वो क्या 5 पॉइंट्स उसने बोले थे इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू, वो देखते हैं, ठीक है। देखो, डार्विन ने एक किताब लिखी थी, ये जरूर याद रखना। यहाँ पे जो मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये 3 लोगों से इंस्पायर होके डार्विन ने किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और इसी के अंदर 5 पोस्टुलेट्स थे, वो 5 पॉइंट थे, डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। वो ही 5 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट था ओवर प्रोडक्शन। और ओवर प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला क्या? हाँ, डार्विन ने कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म इनॉर्मस नंबर में बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत ज्यादा बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं एवरी ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इनॉर्मस बेबीज। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास कैपेबिलिटी है कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बेबीज को प्रोड्यूस कर सकता है। चाहे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, एक एग्जांपल्स के साथ देता हूं। अ पेयर ऑफ एलिफेंट
ठीक है। अगर एक पेयर ऑफ एलिफेंट जो है, देखो पहले तो इधर देखो कि एक एलिफेंट जो है वो अपने पूरी जिंदगी में 6 बच्चे देता है, मैक्स टू मैक्स 6 बेबीज देता है। अगर मैं रैबिट की बात करूं तो वो एक टाइम पे 6 बच्चे देता है, और ऐसा 4 बार देगा वो अपनी जिंदगी में, पर ईयर। उसको हम बोलते हैं 4 लीटर। फोर लीटर का मतलब है कि एक साल में वो कितनी बार बेबी दे सकता है? 4 बार। और हर टाइम कितने बेबी देगा? 6 देगा। 4 लीटर मतलब एक बार की डिलीवरी में, एक बार की डिलीवरी में 6 बच्चे देगा रैबिट, और ऐसा एक साल में वो 4 बार करता है रैबिट। और नीचे जाते हैं, ऑयस्टर प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ एग्स पर ईयर। इसका मतलब क्या है? इससे आप ये चीज देख रहे हो कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म छोटा हो रहा है, नंबर ऑफ बेबी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना। यस सर। तो इससे मैं ये कंक्लूड करूंगा कि जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एलिफेंट, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बचने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसके लिए वो बेबीज कम बना रहे हैं। पर जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बचने के चांसेस कम है, इसके लिए वो ज्यादा बेबीज बनाते हैं। जो बड़े होते हैं साइज में, उनके सर्वाइवल चांसेस नेचर में ज्यादा होते हैं, तो इनके बेबीज जो है वो कम बन रहे हैं। मतलब नेचर जो है, मतलब बेबीज जो है, मतलब नेचर, बोलने का मतलब क्या है कि जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, बड़े ऑर्गेनिजम्स के बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनके जो बेबीज होते हैं वो कम होंगे, क्योंकि उनको पता है वो तो बच ही जाएंगे, तो उनको ज्यादा बेबी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। रैबिट तो दोनों के बीच है, देखो एलिफेंट से छोटा है रैबिट, तो उसने थोड़ा ज्यादा बनाया। रैबिट से और छोटा है ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर पता है ना, समुद्र में होता है, उसने तो और भी ज्यादा बनाया। फिश का ही ले लो, ऑयस्टर लिखने के बजाय मैं फिश भी लिख सकता था। मिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं फिश एक साल में। तो इस, तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं यहाँ पे, कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके सर्वाइवल चांसेस ज्यादा है। और सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ बेबीज कम बनाते हैं फिर लोग। नंबर ऑफ बेबीज कम बनाते नहीं है, ज्यादा ही बनाते हैं, ज्यादा ही बनाते हैं, पर नेचर उनके बेबीज को कम, मतलब सिलेक्ट कम कर रहा है। यहाँ देखो, नंबर ऑफ बेबीज कम बना रहे हैं लोग, और जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है छोटे साइज में, उनके सर्वाइवल चांसेस कम है। इसके लिए कहीं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, कहीं उनकी जाति खत्म ना हो जाए, कहीं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसके लिए उनके बेबीज ज्यादा होंगे।
नंबर ऑफ बेबी ज्यादा है। तो इस बेसिस पर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कर रहा है, मतलब नेचर सिलेक्ट कर रहा है। देखो, नो डाउट एक बड़ा ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस कर सकता है और एक छोटा ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि अगर तुमको मैं इधर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल एलिफेंट दूं, तो आपको पता है एक पेयर ऑफ एलिफेंट, मतलब एक मेल और फीमेल एलिफेंट, एक साल में बताओ पूरी जिंदगी में कितने बच्चे देते हैं? 6। तो अगर वो 6 के 6 बच्चे बच गए और वो बच्चों ने भी और बच्चे दिए और कोई भी एलिफेंट मर नहीं रहे, सारे के सारे बच्चे बच रहे, तो 800 साल में धरती का 1/4 हिस्सा एलिफेंट से भर जाएगा। सोचिए मेरी बात, एक पेयर ऑफ एलिफेंट से 800 साल बाद धरती का 1/4 एरिया एलिफेंट से भर जाएगा, अगर सब बच्चे बच रहे, कोई मर नहीं रहे। तो एलिफेंट सिर्फ 6 ही बच्चे देता है, सोचो पूरी जिंदगी में। पर अगर सारे बच्चे बच रहे और वो 6 के 6 बच्चे और 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे बोले का मतलब है कि ये एक पैर है एलिफेंट की, उन्होंने 6 बच्चे दिए, 6 बच्चे दिए, फिर ये 6 ने भी 6 दिए, इसने भी 6 दिए, ऐसे कर करके अगर सब बचते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे और 6 मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो 800 साल में धरती का 1/4 हिस्सा हाथियों से, एलिफेंट से भर जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नहीं कि एलिफेंट के भी रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी ज्यादा ही है? बोलो, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? गरिमा, निकिता, आर यू देयर? यस सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि एलिफेंट भी ज्यादा नंबर में ही रिप्रोड्यूस कर रहा है एक्चुअली? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सभी ऑर्गेनिज्म के पास कैपेबिलिटी है कि वो इनॉर्मस नंबर में बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। तभी तो ये पहला पॉइंट आ रहा है डार्विन का, ओवर प्रोडक्शन, कि एवरी ऑर्गेनिजम्स कैन हैव ए कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस नहीं बोलना चाहिए, टू रिप्रोड्यूस बोलना चाहिए, टू रिप्रोड्यूस इनॉर्मस बेबीज। इनॉर्मस मतलब मैक्सिमम। तो एलिफेंट का तो तुमको पता है, ऑयस्टर का भी सुन लो कि अगर ऑयस्टर भी बच्चे दे रहा है, मिलियंस ऑफ बच्चे दे रहा है और सारे एग्स बच रहे, कोई भी एग डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, तो लगभग कुछ सालों में सारे एग्स अगर बच रहे, कुछ सालों में पूरा धरती कवर हो जाएगा ऑयस्टर से, पूरा का पूरा अर्थ कवर हो जाएगा ऑयस्टर से। सोचिए, सिर्फ ऑयस्टर ही ऑयस्टर होंगे। तो ड्यूरिंग द कोर्स हम ये देख रहे हैं कि बड़े ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पर नेचर देखो क्या कर रहा है, नेचर बड़े ऑर्गेनिजम्स के ज्यादा बेबीज को सिलेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल चांसेस ज्यादा है, तो नेचर उनके बेबीज को ज्यादा सिलेक्ट कर रहा है। और छोटे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांसेस कम है, तो उनके बेबीज को कम सिलेक्ट कर रहा है। इसके लिए छोटे ऑर्गेनिज्म ज्यादा अमाउंट में बेबी प्रोड्यूस करते हैं। उनको पता है कि कहीं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, है ना, बैलेंस बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए छोटे ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा अमाउंट में बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ताकि कहीं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चाहे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो चाहे छोटा ऑर्गेनिज्म हो, दोनों भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा रेट पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पर नेचर कैसे सिलेक्ट कर रहा है? नेचर बड़े ऑर्गेनिजम्स के बेबीज को ज्यादा सिलेक्ट कर रहा है और छोटे ऑर्गेनिज्म की बेबीज को कम सिलेक्ट कर रहा है, राइट? क्योंकि बड़े ऑर्गेनिजम्स के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है और छोटे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांसेस कम है, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस कम है। तो इसके लिए इनको ज्यादा बेबीज बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए इनके नंबर ऑफ बेबीज कम होते हैं, क्योंकि इनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनके सिलेक्शन के चांसेस कम है, इसके लिए ज्यादा बेबीज बना रहे हैं। आई बात समझ में ये कि नहीं? यस सर।
तो इसी चीज के लिए, क्योंकि मतलब हम ये कह सकते हैं, इस चीज को हम कहते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ये जो चीज मैंने आपको बताया ना कि बड़े ऑर्गेनिज्म और छोटे ऑर्गेनिज्म वाला, इस चीज को हम कहते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट रेट पे रिप्रोड्यूस करता है। मैं इसका डेफिनेशन भी लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एट डिफरेंट रेट। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग रेट पर रिप्रोड्यूस करेगा। कैसे? क्योंकि बड़े ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ बेबीज कम बनाते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ बेबीज ज्यादा बनाते हैं। तो बड़े ऑर्गेनिज्म क्यों नंबर ऑफ बेबीज कम बना रहे हैं? बताइए क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके बेबीज के सर्वाइवल चांसेस ज्यादा है। और छोटे ऑर्गेनिज्म क्यों ज्यादा बेबी बना रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके सर्वाइवल चांसेस कम है, तो कहीं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उनकी जाति खत्म ना हो जाए, इसलिए वो ज्यादा बेबी बना रहे हैं। फिर भी नेचर देखो सिलेक्ट तो कर रहा है ताकि दोनों भी बैलेंस बना रहे। तो पहला पॉइंट था डार्विन का, ओवर रिप्रोडक्शन, सॉरी ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन मतलब हर ऑर्गेनिज्म ज्यादा रेट पर रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। और डार्विन किससे इंस्पायर था? थॉमस मैल्थस से इंस्पायर था। तो थॉमस मैल्थस से कैसे इंस्पायर था? क्योंकि थॉमस मैल्थस ने एक किताब लिखी थी। थॉमस मैल्थस ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम मैं बता रहा हूं। एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये किताब लिखी थी थॉमस मैल्थस ने। और ये किताब के अनुसार थॉमस मैल्थस क्या कहना चाह रहे थे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जब बढ़ता है, उसका जब ग्रोथ होता है, तो उसका ग्रोथ ज्योमेट्रिक एल्गोरिदम में होता है। ज्योमेट्रिक एल्गोरिदम में होता है, इसका मतलब क्या कि उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है कि एक है, वो एक आगे जाके क्या दिया, दो, दो से क्या बनेगा, चार, चार से क्या बनेगा, आठ, आठ से क्या बनेगा, 16, फिर 32, ऐसे करके जा रहा है। मतलब ऑर्गेनिज्म का नंबर ज्योमेट्रिक एल्गोरिदम में बढ़ता है, डबल डबल होते जाएगा, है ना। दो से, है ना, एक से बना दो, दो से बना चार, ऐसे ऐसे करके। बट नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जैसे पानी, खाना, है ना, पानी हो गया, खाना हो गया, लाइट हो गया, ये सारी चीजें जो है वो एरिथमेटिक एल्गोरिदम में जाती है। जैसे एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, ऐसे। तो किसकी स्पीड ज्यादा दिख रही है आपको, ऑर्गेनिज्म की कि नेचुरल रिसोर्सेज की? यस, ऑर्गेनिज्म की। हाँ। तो इसका मतलब डेफिनेटली कंपटीशन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ऑर्गेनिज्म ज्यादा है और नेचुरल रिसोर्सेज कम है धरती पे, है ना। धरती पे नेचुरल रिसोर्सेज कम है पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म तो ज्यादा है। तो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए
उन ऑर्गेनिज्म के बीच में आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा कि मेरे को खाना चाहिए, नहीं मेरे को चाहिए। तो दो लोगों के बीच में एक खाना है, तो दो लोगों के बीच में आपस में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। यहां से डार्विन इंस्पायर हुआ और डार्विन ने अपने दूसरे पॉइंट की शुरुआत बताई, दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सेकंड पॉइंट आ रहा है डार्विन का, ये देखिए। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब क्या, जिंदा रहने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। ये डार्विन का सेकंड पॉइंट था, पर ये किससे इंस्पायर हुआ था, थॉमस मैल्थस से इंस्पायर हुआ था। क्योंकि थॉमस मैल्थस ने किताब लिखी थी, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और उसने उस किताब में कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक प्राणी जो है, उसका नंबर ज्योमेट्रिक एल्गोरिदम में बढ़ता है, पर एक नेचुरल रिसोर्सेज का नंबर अगर बढ़ता है तो वो अरिथमेटिक एल्गोरिदम में बढ़ता है। इसका मतलब धरती पर ऑर्गेनिज्म ज्यादा है और नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपस में कंपटीशन होगा। उसी कंपटीशन को डार्विन ने क्या कहा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। बोलो ये चीज समझ में आया आपको एवरीवन? यस सर। अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में अगर हम जाते हैं तो स्ट्रगल तीन तरीके का होता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तीन तरीके का है। सबसे पहला है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब अमंग दी सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के अंदर हो रहा है कंपटीशन। तो कंपटीशन किस किस चीज को लेके हो रहा है, कंपटीशन फॉर फूड, सेम टाइप का फूड होगा, सेम टाइप का शेल्टर भी होगा, एंड कंपटीशन फॉर मेट्स, मेल फीमेल पार्टनर ढूंढेगा, है ना। तो मेट्स, मेट्स मतलब क्या, ऑपोजिट सेक्स के लिए, सेक्स के लिए कंपटीशन हो रहा है, मेट्स। इसी केस में आपको मेट दिखेगा कंपटीशन में। और इंट्रा स्पेसिफिक जो होता है ये ज्यादा सीवियर होता है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब क्या है कि कंपटीशन एक ही स्पीशीज के एनिमल्स में हो रहा है। दूसरा आता है इंटर स्पेसिफिक। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है, अमंग द डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में हो रहा है। तो ये कंपटीशन जो होगा वो किस चीज के लिए होगा, फूड एंड शेल्टर के लिए ही होगा, मेट्स के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि एक स्पीशीज का मेल दूसरे स्पीशीज की फीमेल के साथ मेटिंग नहीं करता। मेटिंग जो होती है वो एक ही स्पीशीज के अंदर के मेल और फीमेल के बीच में होती है। तो याद रखना, अगर मेट की बात करें तो इंट्रा स्पेसिफिक ज्यादा है। तीसरा आता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, ठीक है, दिस इज ड्यू टू हाई रेनफॉल, ज्यादा बारिश हो रही है, फ्लड, बाढ़ आ गया, उससे लड़ाई करो, सूखा पड़ गया, ड्रॉट, कोई भी नेचुरल कैलामिटी, प्रकृति का कहर, ठीक है, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज, ओके, कोई भी जो कुदरत का कहर है, ड्यू टू हाई रेनफॉल, फ्लड, ड्रॉट, किसी भी चीज की वजह से, ठीक है। तो तीन तरीके का कंपटीशन है,
यही था उसका दूसरा पॉइंट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये पॉइंट समझ में आया आपको, डार्विन की दूसरी थ्योरी? यस सर। देखो, डार्विन का जो 5 पॉइंट था, हम लोग आज वही पढ़ रहे, डार्विन ही पढ़ेंगे आज। पहला पॉइंट मैंने आपको डार्विन का क्या पढ़ाया था कि ओवर प्रोडक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा नंबर में बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कैपेबिलिटी दोनों के पास है। तो तुम लोग को मैंने हाथी का एग्जांपल बताया, एलिफेंट का, कि एक पैर ऑफ एलिफेंट, बस एक मेल और फीमेल एलिफेंट से 800 साल बाद अगर वो बस बच्चे दे रहे, और बच्चे के बच्चे होते जा रहे, और उनके बच्चे के बच्चे होते जा रहे, और उनके बच्चे के बच्चे होते जा रहे, और मर नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि 6 बच्चे दे दिए तो कुछ मर गए और कुछ बच गए, 6 के 6 बच्चे बच रहे हर केस में। तो अगर बड़े ऑर्गेनिज्म जो है वो भी, जैसे कि एलिफेंट का एग्जांपल दिया कि एक पैर ऑफ एलिफेंट से 800 साल में अगर सारे बच्चे मर रहे, कोई सारे बच्चे बच रहे, कोई भी मर नहीं रहे, तो 800 साल के अंदर धरती का 1/4 पार्ट हाथियों से भर जाएगा। इसका मतलब बड़े ऑर्गेनिज्म के पास भी एबिलिटी है ना ज्यादा रिप्रोड्यूस करने की, और छोटे ऑर्गेनिज्म तो है ही रिप्रोड्यूस ज्यादा करने की। जैसे फिश ले लो, ऑयस्टर ले लो, है ना, ये लोग भी एक साल में मिलियंस ऑफ एग्स बनाते हैं, और अगर कोई भी एग खत्म नहीं हो रहा है, कोई भी एग मर नहीं रहा है, और सब एग से बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो एक साल में ऐसे कितने मछलियों के अंडे बन जाएंगे, पूरा धरती भर जाएगा। तो इस चीज के लिए नेचर ने ये देखा कि दोनों भी ऑर्गेनिज्म ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बड़े वाले भी और छोटे वाले भी, पर बड़े वाले लोगों का बचने का चांसेस ज्यादा है, राइट? तो इसके लिए कंपैरेटिवली नेचर उनके बच्चों को ज्यादा सिलेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए बड़े ऑर्गेनिजम्स को पता है कि उनके बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होंगे, इसके लिए वो नंबर ऑफ बेबी थोड़ा कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि नेचर छोटे वाले ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा सिलेक्ट नहीं करता क्योंकि उनके सर्वाइवल चांसेस कम है। तो इसके लिए छोटे ऑर्गेनिजम्स कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसके लिए वो ज्यादा नंबर में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया कि बड़े ऑर्गेनिज्म और छोटे ऑर्गेनिज्म दोनों जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिफरेंट रेट पे कर रहे हैं, डिफरेंट रेट पे कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस एट अ डिफरेंट रेट। जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ बेबीज कम बना रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके बचने के चांसेस ज्यादा है, इसके लिए नंबर ऑफ बेबीज कम बना रहे हैं, क्योंकि नेचर उनके बेबीज को ही सिलेक्ट कर रहा है। पर हाँ, प्रोड्यूस कर सकते हैं ज्यादा नंबर में भी, पर उनको पता है कि नेचर जब सिलेक्ट कर रहा है तो क्या ही जरूरत है ज्यादा नंबर में बेबी बनाना, इसके लिए वो नंबर ऑफ बेबीज कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर छोटे ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ बेबीज ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोनों के रिप्रोडक्शन रेट में फर्क आया, डिफरेंस आया, उसी रेट को हम कहते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। तो यही मैंने पॉइंट आपको पढ़ाया था ओवर प्रोडक्शन में। वो पॉइंट क्लियर हुआ सबको? निकिता, गरिमा, बोलो। सर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो आया, जो डार्विन ने कहा, दैट इज वेरिएशन। जो मैंने आपको पढ़ाया था, डार्विन ने क्या कहा था कि एनवायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो आपस में वेरिएशन है ही, हम सब एक ही स्पीशीज के, हम सब मानव जाति के, पर हम सब भी के अंदर बदलाव है। आप अलग दिख रहे हो, गरिमा अलग दिख रही है, निकिता अलग दिख रही है, मैं अलग दिख रहा हूँ, सब अलग अलग दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में वेरिएशंस है, हमारे जेनेटिक मेकअप अलग है, आपका जेनेटिक मेकअप अलग है, मेरा जेनेटिक मेकअप अलग है। पर एक चीज याद रखना, डार्विन ने यही कहा कि पहले से ही पॉपुलेशन में वेरिएशन है। पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल रहते हैं, जितने भी बंदे रहते हैं, उन सब में वेरिएशंस है। तो इसमें वेरिएशन कैसे एक्सप्लेन किया, देखिए। ये वेरिएशन उसने एक्सप्लेन किया अपने एक्सपीरियंस से। वो एक शिप से पूरी दुनिया घूमने गया था, उस शिप का नाम है HMS बीगल। वो शिप का नाम क्या है? HMS बीगल। और वो शिप से घूमने के लिए गया था, पूरी दुनिया पे घूमने गया था। वो बहुत पैसे वाला था डार्विन, याद रखना। तो ये HMS बीगल से घूमने के लिए गया, तो वो एक आइलैंड पे गया था। उस आइलैंड का नाम था गैलापागोस आइलैंड। ये गैलापागोस आइलैंड पता है किधर है? साउथ अमेरिका के थोड़े बाजू में,
सपोज ये मैं साउथ अमेरिका बना रहा हूं, तो ये साउथ अमेरिका के थोड़े बाजू में ऐसे आइलैंड्स हैं, इनको हम बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड। जब ये इस आइलैंड पे गया डार्विन, तो उसने देखा कि इस आइलैंड के ऊपर अलग अलग तरीके की फिंचेस थी। फिंचेस क्या होती है? एक टाइप की बर्ड होती है, ठीक है, एक टाइप की क्या होती है? बर्ड होती है फिंचेस। अब डार्विन जो था, ये भाई साहब को पता था कि फिंचेस साउथ अमेरिका में भी है, क्योंकि उसकी शिप तो सब जगह गई थी। तो साउथ अमेरिका में जो फिंचेस थी वो सीड ईटर्स थी, मतलब वो सीड खाती थी। जो फिंचेस कहां पे थी? साउथ अमेरिका में थी। वो सीड ईटर्स थी। पर जब वो गैलापागोस आइलैंड पे गया, तो उसने देखा तो उसको अलग अलग तरीके की फिंचेस मिली। कुछ उसको मिली ट्री फिंचेस, जो ट्री के ऊपर के पत्ता डंडियों को खाती थी। कुछ मिली इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट्स को खाती थी। इंसेक्टिवोरस फिंचेस। कुछ फिंचेस इसको मिली जो कि ग्रेन खाती थी, ग्रेन ईटर फिंचेस। ग्रेन्स मतलब अनाज, ठीक है, ग्रेन मतलब अनाज, मकाई वगैरह खाती थी। कुछ फिंचेस मिली जो गाना गाती थी, वार्बलर फिंचेस। अलग अलग तरीके की फिंचेस उसको उस आइलैंड के अलग अलग पार्ट में मिल रही थी, ठीक है। कुछ फिंचेस मिली फ्रूट ईटर्स फिंचेस, फ्रूट्स खाती थी। तो ये देख के वो बड़ा हैरान हो गया। उसने देखा कि अरे यार, वो पूरी धरती का सैर करके आया था और उसको पूरी धरती पे एक ही टाइप की फिंचेस दिख रही थी, सीड ईटर्स। पर जब वो गैलापागोस आइलैंड पे गया, तो उसको फिंचेस अलग अलग क्यों दिख रही थी? क्योंकि उनकी बीक में बदलाव था, बीक, चोंच। क्योंकि ट्री फिंचेस का बीक जो था और इंसेक्टिवोरस फिंचेस का बीक जो था, इन सब के बीक में बदलाव था। फ्रूट खाने वाली फिंचेस का बीक थोड़ा पॉइंटेड था, वार्बलर फिंचेस का बीक थोड़ा सा छोटा था, ग्रेन ईटर वाली फिंचेस का बीक थोड़ा मीडियम साइज का था, इसका बीक थोड़ा लंबे साइज का था। तो ये जो अलग अलग फिंचेस उसको दिख रही थी, इन सब फिंचेस के बीक में बदलाव था। बीक में मतलब चोच। किसी का चोच पॉइंटेड था, किसी का चोच शार्प था, किसी का लॉन्ग था, किसी का शॉर्ट था। और वो देख के बड़ा हैरान होता है, यार ये तो अलग अलग स्पीशीज दिख रही है फिंचेस की, अलग अलग स्पीशीज दिख रही है फिंचेस की। अब इधर इसने बैठ के काफी सोचा इस चीज पे कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। ये मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊंगा, ये भी थोड़े टाइम में मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ अभी। डार्विन ने क्या सोचा? डार्विन ने वेरिएशन के बारे में ये बोला कि पॉपुलेशन में दो तरीके के लोग रहते हैं। दो तरीके के लोग रहते हैं पॉपुलेशन में। एक होते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन वेरिएंट, और एक होते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएंट। कंटिन्यूअस वाले मतलब क्या? जो अपने माता पिता की तरह दिख रहे हैं,
आप अपने माता पिता की तरह दिख रहे होगे थोड़े थोड़े, मैं अपने माता पिता की तरह दिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग कंटिन्यूस वेरिएंट है। डिसकंटिन्यूस वेरिएंट मतलब क्या? जो अपने माता पिता की तरह जरा भी नहीं दिखते, जिनमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इनके बच्चे सुने हैं आपने? यस सर। वो कैसे एकदम अजीब दिखते हैं, है ना? यस। उनमें जीन में म्यूटेशन हो गया है, क्रोमोसोम एब्रेशन हो गया है, क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से वो बच्चे थोड़े अलग दिख रहे हैं बाकी के लोगों से। तो उनको कहते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएंट। मतलब वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिख रहे। हम अपने पेरेंट्स की तरह दिख रहे हैं हल्के हल्के, इसके लिए हम सब कंटिन्यूस वेरिएंट में आएंगे, आप, मैं, हम सब लोग ज्यादा करके। पर डार्विन को ना जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था। उसको नहीं पता था कि वो डिसकंटिन्यूस वाले किस वजह से दिख रहे हैं। वो तो आज हमको पता है कि क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया है, क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हो गया है, इस चीज की वजह से वो लोग ऐसे दिख रहे हैं। डार्विन को जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, याद रखना अपने दिमाग में। आज डार्विन थियरी पढ़ रहे हैं हम, डार्विन को जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था। तो इसके लिए उसने ये डिसकंटिन्यूस वेरिएंट को एक नाम बोल के छोड़ दिया, इनको बोल दिया ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स। इनको स्पोर्ट्स बोल के छोड़ दिया उसने, ज्यादा फोकस नहीं किया इस पॉइंट पे उसने। फिर उसने बोला कि कंटिन्यूस वेरिएंट के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल का मतलब जो वो नेचर के लिए सूटेबल है, उस एनवायरमेंट के लिए सूटेबल है। और कुछ लोग नॉन हेल्पफुल होते हैं, मतलब जो उस एनवायरमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। कुछ लोग हेल्पफुल है और कुछ लोग नॉन हेल्पफुल है। हेल्पफुल मतलब क्या? जो उस समय उस पर्यावरण के अंदर अनुकूल है, उस एनवायरमेंट के लिए फेवरेबल है, उन लोगों को उसने क्या कहा? हेल्पफुल वेरिएंट। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूं। उन लोगों को उसने कहा हेल्पफुल वेरिएंट, और जो नहीं है उनको क्या कहा? नॉन हेल्पफुल वेरिएंट कहा। तो अब एनवायरनमेंट में बदलाव आया। मान लो कि पर्यावरण, देखो मैंने पहले बताया था, एनवायरनमेंट नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। पर्यावरण कभी भी एक जैसा नहीं होता, हमेशा बदलते रहेगा। जब जब एनवायरनमेंट बदलेगा तब तब वो कुछ कुछ लोगों को सिलेक्ट करेगा, राइट? तो यहां पे भी मैं बता रहा हूं कि मान लो कि कोविड वायरस आया। क्या आया? कोविड वायरस आया, कोविड-19 करके बीमारी आई। तो तुमको पता है कि कौन लोग बचेंगे और कौन मरेंगे? बताइए। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जो यस सर। लोग फिट है, तो जो लोग फिट है वो बचेंगे ना। तो वो फिट वाले लोगों को मैं कहूंगा हेल्पफुल वेरिएंट। फिट वालों को मैं क्या कहूंगा? हेल्पफुल वेरिएंट। और जो फिट नहीं है उनको मैं कहूंगा नॉन हेल्पफुल वेरिएंट। तो सीधी सी बात है, पर्यावरण में बदलाव आया, नेचर ने सिर्फ इनको ही सिलेक्ट किया, इनको सिलेक्ट नहीं किया। जो बचेंगे वही रिप्रोड्यूस करेंगे, जो बचेंगे वही क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, और उन्हीं के जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन में उनको जो बच्चे दिखेंगे वो तो उनके ही दिखेंगे ना। तो नेक्स्ट जनरेशन में ये गया, नेक्स्ट जनरेशन में ये देखो, ये मैंने बना दिया नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में गया, नेक्स्ट जनरेशन में जाने के बाद फिर से मेरे को, सॉरी, ये मैं नेक्स्ट जनरेशन में गया। नेक्स्ट जनरेशन में मेरे को उस पॉपुलेशन के अंदर कुछ लोग कंटिन्यूस दिखेंगे और कुछ लोग डिसकंटिन्यूस दिखेंगे। मतलब वो अपने माता पिता की तरह नहीं दिख रहे होंगे, और कुछ लोग अपने माता पिता की तरह दिख रहे होंगे। कंटिन्यूस के अंदर भी वो टाइम पे कुछ लोग एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल होंगे और कुछ लोग एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल नहीं होंगे, नॉन हेल्पफुल। और कुछ लोग क्या होंगे? हेल्पफुल वेरिएंट। तो वो टाइम पे भी पर्यावरण चेंज होगा, वो टाइम पे भी कुछ आपत्ति आ जाएगी, है ना? आपत्ति आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। सपोज ये आपत्ति आ गई कि
शिकार करने के लिए लोग जंगल में जाते थे, तो जिनके पैर लंबे होते थे वो तेजी से दौड़ते थे। तो जब वो शिकार करने जाते थे और जब कोई उनको, देखो बहुत लोग शिकारी लोग जंगलों में जाते थे शिकार करने, तो कई शिकारियों लोग जो शिकार करने जाते थे वो खुद शिकार बन जाते थे। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े जानवर होते थे वो खा लेते थे। तो जो शिकारी के पैर लंबे लंबे होंगे वो तेजी से दौड़ेगा, तो वो अपने आप को बचा लेगा। पर जो शिकारी के पैर छोटे होंगे वो तेजी से दौड़ नहीं पाएगा और उसको, वो खुद शिकार बन जाएगा किसी दूसरे जानवर का। तो यहाँ पे पर्यावरण किन लोगों को चुन रहा है, जिनके पैर लंबे हैं कि जिनके पैर छोटे हैं? बताइए। यस निकिता। मान लो कि भूखमरी आ गई, भूखमरी आ गई है, खाना वाना कुछ नहीं है, ये पर्यावरण में बदलाव आ गया। अब लोग जंगलों में जाके दूसरे जानवरों को मार के खा रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो सब के सब शिकारी हो गए। अब तो जिनके पैर लंबे होंगे वो अपने आप को ज्यादा अच्छे से बचा सकते हैं ना, क्योंकि वो तो जब शेर उनको मारने आएगा तो वो अपने आप को बचा सकते हैं, भाग सकते हैं। तो जिसके पैर बड़े हैं वो तो तेजी से भाग के अपने आप को बचा लेगा। जिसके पैर छोटे जिसके पैर छोटे वो तो नहीं भाग पाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं निकिता, गरिमा बताइए। यस सर। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताइए कि किनके बचने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, लंबे पैर वालों के कि छोटे पैर वालों के? लंबे पैर वालों के। तो यहाँ पे लंबे पैर वालों को लंबे मैं पैर कहूंगा वाले। हेल्पफुल वेरिएंट। लंबे पैर वालों को मैं कहूंगा हेल्पफुल वेरिएंट, क्योंकि उनके बचने के चांसेस ज्यादा है। और जो बचेंगे वही तो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, और जो रिप्रोड्यूस करेंगे उन्हीं के बच्चे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो ये वापस से मैं नेक्स्ट जनरेशन बना दिया। मतलब इधर भी कुछ ना कुछ आपत्ति आती है। देखो कुछ ना कुछ आया और नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? सिर्फ हेल्पफुल वेरिएंट को किया। तो एक बार शॉर्ट एंड स्वीट में मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि पॉपुलेशन में दो तरीके के लोग होते हैं, एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में भी कुछ लोग हेल्पफुल होते हैं और कुछ लोग नॉन हेल्पफुल होते हैं। तो नेचर जो है वो सिर्फ हेल्पफुल वाले वेरिएंट को ही सिलेक्ट करता है, तो उन्हीं के बच्चे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। अब ये भी आगे जाके इनमें भी कुछ बच्चे कंटिन्यूस होंगे और कुछ बच्चे डिसकंटिन्यूस होंगे। कंटिन्यूस में भी वो टाइम पे कुछ हेल्पफुल होंगे और कुछ नॉन हेल्पफुल होंगे, और वापस से नेचर कुछ हेल्पफुल लोगों को ही सिलेक्ट करता है और उन्हीं के बच्चे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। फिर से एक नेक्स्ट जनरेशन में बना रहा हूं। सेम उनका भी कुछ बच्चे कंटिन्यूस होंगे, कुछ बच्चे डिसकंटिन्यूस होंगे, और कंटिन्यूस में भी कुछ हेल्पफुल होंगे और कुछ नॉन हेल्पफुल होंगे, और नेचर किसको सिलेक्ट करेगा? हेल्पफुल को, और उसके बच्चे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। इस थियरी को डार्विन ने कहा ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है? हर स्टेज पे देखो ब्रांच बनते जा रहा है। जैसे जैसे आप डिसेंड हो रहे हो, डिसेंड मतलब नीचे जा रहे हो, डिसेंड मतलब क्या? नीचे जा रहे हो। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ब्रांच बनता जा रहा है, ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांच बनते जा रहा है।
ब्रांचिंग डिसेंड मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हो ब्रांच बनता जा रहा है, और हर स्टेज पे नेचर कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रहा है। यहां पे भी पर्यावरण में बदलाव आया तो नेचर ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, यहां पे भी पर्यावरण में बदलाव आया तो नेचर ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, यहां पे भी पर्यावरण में बदलाव आया तो नेचर ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया। मतलब हर स्टेज पर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट कर रहा है। नेचर कब सिलेक्ट करेगा? जब पर्यावरण में चेंज होगा, और पर्यावरण में हमेशा चेंज होना ही होना है, क्योंकि एनवायरनमेंट नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। तो हर स्टेज पर पर्यावरण में बदलाव आएगा, और जो पर्यावरण में अनुकूल है वही बचेगा, जो अनुकूल नहीं है वो नहीं बच पाएगा। जो बचेगा उसी के बच्चे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। और इधर भी पर्यावरण बदला तो कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, उनके बच्चे गए। इधर भी पर्यावरण बदला, कुछ लोग सिलेक्ट हुए। तो ऐसे करते 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 कई सदियों बाद, कई पीढ़ी बाद, ये वाले लोग जो होंगे ना, वो एक न्यू स्पीशीज बन चुके होंगे। ये इधर ये वाले जो होंगे वो लोग क्या बन चुके होंगे? एक न्यू स्पीशीज बन चुके होंगे। मतलब न्यू स्पीशीज मतलब ये अपने पुराने एंसेस्टर से अलग दिख रहे होंगे। मतलब ये तो मैं तुमको 1 2 3 ही जनरेशन बताया हूं, पर 3 मत समझो। जैसे कि ऐसे करते 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 एकदम पीछे जब हम जाके देखेंगे तो ये लोग एकदम पहले वाले पेरेंट्स से एकदम अलग दिख रहे होंगे। मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? मतलब डार्विन के अनुसार नया स्पीशीज कैसे बनता है, डार्विन के अकॉर्डिंग नया स्पीशीज बनने का जो प्रक्रिया है वो कुछ ऐसा है। नया स्पीशीज कुछ ऐसा बनता है। नया स्पीशीज देखो, नया स्पीशीज बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पीसिएशन। क्या कहते हैं? स्पीसिएशन। तो डार्विन के अनुसार नया स्पीशीज बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्लो है। क्या है? स्लो है। क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे तो ये बच्चे और ये बच्चे अलग अलग दिख रहे हैं, पर ज्यादा अंतर नहीं होगा, 10% का ही डिफरेंस होगा। जैसे हम और हमारे माता पिता, हम अलग अलग दिख रहे हैं, पर क्या पूरी तरह से अलग अलग दिख रहे कि थोड़े बहुत तो सिमिलर लग रहे होंगे? बताओ। यस सर। थोड़ा बहुत तो सिमिलर है ना? यस सर। तो मान लो कि ये और ये जनरेशन के बीच में 10% का डिफरेंस है, फिर ये और ये जनरेशन के बीच में 10% का डिफरेंस है, पर ये और ये जनरेशन के बीच में 10% है कि 20% है? बताओ। 20%। तो डार्विन यही कह रहा था कि जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन जब जाते जाएंगे तो कई जनरेशन के बाद वाली जो बेबी होंगी वो अपने पुराने एंसेस्टर से एकदम अलग दिख रही होंगी, और वो नई स्पीशीज हो गई है। और यही तो होते आ रहा है। हम पहले आदि मानव थे, ड्रायोपिथेकस, 4 पैरों पे चलते थे, बड़े बड़े बाल थे। आज हम कैसे? देख लो, डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? तो डार्विन के अनुसार नया स्पीशीज बनने का जो प्रक्रिया था वो काफी स्लो था और कंटिन्यूस था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अगले जनरेशन में कुछ एकदम अलग ही दिख रहा है। नहीं, डिफरेंस आ रहा है, पर बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। मतलब थोड़े बहुत सिमिलर, ये और ये अभी भी थोड़े बहुत सिमिलर लग रहे हैं। जैसे हम हमारे पेरेंट्स की तरह थोड़े थोड़े दिखते हैं। तो कंटिन्यूस, इसके लिए क्या बोला उसको? कंटिन्यूस। डायरेक्शनल, ये वर्ड सब आपको समझाऊंगा थोड़े टाइम में। अच्छा, डिफरेंस बताओ, बहुत बड़ा है। मेरे को एक चीज बताओ कि पहले और दूसरे जनरेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है कि थोड़ा कम है? बताइए। कम है। कम है ना, इसके लिए मैं स्मॉल लिखूं। तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो चेंज है, डार्विन के अकॉर्डिंग नया स्पीशीज बनने की प्रक्रिया स्लो है, क्योंकि काफी टाइम लगता है नया स्पीशीज बनने में। स्मॉल है क्यों? क्योंकि एक और दूसरे जनरेशन के बीच में ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंटिन्यूअस वाले ही बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, कंटिन्यूअस वाले सिलेक्ट हो रहे हैं। कंटिन्यूअस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको अगले जनरेशन में एकदम अलग दिख रहा है। थोड़े थोड़े मम्मी पापा का जीन्स कंटिन्यू हो रहा है ना, आगे आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कंटिन्यूस बोला है मतलब क्या? कि हमारे जो जीन्स है वो थोड़े थोड़े कंटिन्यू होके आगे आगे जा रहे हैं।
और डायरेक्शनल ये वर्ड बाद में समझ में आएगा। तो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन ये डार्विन की थियरी थी। ये बताया उसने इस तरह से वेरिएशन के बारे में। डार्विन को जब पूछा कि वेरिएशन क्या है तो उसने बताया देखो पॉपुलेशन में 2 तरीके के लोग होते हैं। उसने यही बोला, उसने बोला कि देखो पॉपुलेशन के अंदर 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कंटिन्यूस जो अपने माता पिता की तरह दिखते हैं, और एक होते हैं डिसकंटिन्यूस जो एकदम अजीब दिखते हैं। कंटिन्यूस में भी कुछ हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल वो मतलब जो उस समय एनवायरमेंट के लिए अनुकूल है, फेवरेबल है, उस एनवायरमेंट के लिए सर्वाइव कर लेंगे। और कुछ है नॉन हेल्पफुल। तो जब एनवायरमेंट में बदलाव आएगा तो नेचर सिर्फ हेल्पफुल वालों को ही सिलेक्ट करेगा। जो बचेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा, जो बचेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा, और जो रिप्रोड्यूस करेगा उसी का बच्चा नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। उसमें भी कुछ लोग कंटिन्यूस होंगे, कुछ लोग डिसकंटिन्यूस होंगे। ऐसे करते करते जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो रहा है, ब्रांच हो रहा है। जैसे जैसे हम डिसेंड हो रहे हैं, ब्रांच होते जा रहा है, ब्रांच होते जा रहा है। और देखते ही देखते हर स्टेज पर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करेगा, बिकॉज एनवायरमेंट नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इधर भी एनवायरमेंट चेंज होगा, नेचर ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया। इधर भी एनवायरमेंट चेंज होगा, नेचर ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया। इधर भी एनवायरमेंट चेंज होगा, नेचर ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया। तो इसके लिए इस थ्योरी को बोल दिया ब्रांचिंग डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन। और ऐसे ही देखते देखते नया स्पीशीज बन चुका होगा। तो अब डार्विन ने, ये तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, तो अब डार्विन ने कैसे बताया कि ये फिंचेस कैसे बनी। तो डार्विन के अनुसार डार्विन ने ये कहा कि ये सारी की सारी फिंचेस जो थी वो क्या थी, सीड ईटर फिंचेस थी, जो कि कहां से आई थी, साउथ अमेरिका से आई थी। तो कुछ सीड ईटर फिंचेस जो थी वो यहां चली गई, कुछ सीड ईटर फिंचेस जो थी वो यहां चली गई, कुछ सीड ईटर फिंचेस इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई। अपने दिमाग लगाओ, जैसे कि मान लो 10 सीड ईटर फिंचेस इस तरफ गई, कितनी, 10। तो जो 10 सीड ईटर फिंचेस यहां पे गई, अब मुझे एक चीज बताओ कि ये 10 की 10 जो गई वो सेम थी कि थोड़ी थोड़ी अलग थी। जो 10 फिंचेस यहां पे गई थी फ्रूट्स खाने, 10 फिंचेस गई थी यहां पे फ्रूट्स खाने गई थी। अब बताओ मुझे जरा सोच के निकिता कि ये 10 की 10 फिंचेस एकदम सेम थी कि इनमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा। बताओ निकिता, रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट। सर थोड़ी बहुत वेरिएशन होगा। यस, यही तो डार्विन कह रहा था। डार्विन ने यही कहा कि पॉपुलेशन में वेरिएशन होता ही होता है। तो जो 10 लोग गई, उन 10 में से 4 या 5 लोगों का जो बीक था ना, बीक, वो थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाने के लिए सूटेबल था, तो वो वहीं पे रुक गई। और जिनका बीक फ्रूट्स खाने के लिए सूटेबल नहीं था वो वापस से इधर आ गई। तो 10 गई, कितनी रुकी, 4 से 5 रुकी। क्यों रुकी, क्योंकि उनका बीक थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाने के लिए सूटेबल था। जैसे कि मैंने पहले बताया, तुम खुद ही कह रही थी कि जो 10 फिंचेस गई उसमें थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होगा ही होगा। तो इसके लिए क्या सारी की सारी फिंचेस का बीक एग्जैक्टली सेम नहीं था, थोड़ी बहुत फिंचेस जो थी, देखो सबके अंदर बदलाव था, है ना, सबकी सब सेम तो नहीं थी। इसका मतलब सबका बीक भी एक जैसा नहीं था। कुछ लोगों का बीक फ्रूट खाने के लिए सूटेबल था, तो वो वहां पे रुक गई। जो नहीं था सूटेबल वो वापस से आ गई। ऐसे ही 10 फिंचेस यहां पे गई, उसमें से भी 4 या 5 रुक गई, क्योंकि उनका बीक ट्री खाने के लिए ज्यादा, मतलब ट्री की डालियां खाने के लिए ज्यादा सूटेबल था। ऐसे ही 10 यहां पे भी गई, 10 क्या 20-25 पकड़ लो। कुछ लोगों का बीक सूटेबल था इंसेक्ट खाने के लिए, तो वो भी रुक गई। कुछ लोगों का बीक था ग्रेन्स खाने के लिए, तो वो वहां रुक गई। भाई जिसको जहां पे जैसा भोजन मिलेगा, जो जैसा भोजन खा सकेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। भाई कुछ लोगों का बीक ऐसा था थोड़ा बहुत कि वो मतलब वो गाना गा सकते थे, तो वो इधर ही जाके रुक गए, क्योंकि इधर के पेड़ बड़ी बड़ी होती थी, गाना गाने के लिए अच्छी होती थी। कुछ लोगों का बीक ऐसा था कि जो थोड़ा बहुत उनका बीक इंसेक्ट खाने के लिए था। निकिता आपका माइक चालू है, आप अपना माइक बंद कर दीजिए।
कुछ लोगों का बीक ऐसा था जो वो इंसेक्ट्स खा सकती थी, ठीक है, वो इंसेक्ट्स खा सकती थी तो वो वहीं रुक गई, क्योंकि उनका बीक इंसेक्ट खा सकता था, मतलब उनका बीक इंसेक्ट खाने के लिए ज्यादा सूटेबल था। ये सारी की सारी फिंचेस उस जगह पर रुक गई, और आपको पता है क्या हुआ? उस जगह पर ब्रांचिंग, डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन हुआ हर स्टेज पर। इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये फ्रूट ईटर फिंचेस कैसे बनी। ये ऐसा कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, याद करो जो मैंने पढ़ाया था अभी भी। मैंने कहा था ना कि कुछ थे कंटिन्यूस और कुछ थे डिसकंटिन्यूस। हर स्टेज पे देखो ब्रांचिंग डिसेंड होते जा रहा है। ऐसे ऐसे करते करते मतलब इस जगह पर सारा चीज हुआ है। कई सालों बाद वो फिंचेस ऐसी बन गई कि अब सिर्फ फ्रूट्स खा सकती है। कई सालों बाद जो फिंचेस यहां पे गई थी उनमें भी ब्रांचिंग, डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन हुआ। अरे ये नहीं बताना चाहिए मेरे को, इधर ऐसा बताना चाहिए। मतलब जो फिंचेस इधर गई थी, जो फिंचेस यहां पे रुकी थी, उनमें भी यही ब्रांचिंग डिसेंड होते गया। यही ब्रांचिंग, डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन होते गया। और आज के डेट में जो फिंचेस है, वो फिंचेस इतनी रिफाइंड हो गई, इतनी रिफाइंड हो गई कि आज ये सिर्फ खाली फ्रूट्स खा सकती है। तो ये देखो, ये हुआ कि नहीं, ब्रांचिंग, डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन। स्टेज बाय स्टेज रिफाइनमेंट आते गया, उनकी बीक में और रिफाइनमेंट आते गया, और रिफाइनमेंट आते गया, मतलब उनकी बीक और ज्यादा अच्छी होती गई फ्रूट्स खाने के लिए। और आज के डेट में इनकी बीक इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खा सकती है, बाकी कोई चीज खा नहीं सकती। मतलब ये एक नई स्पीशीज बन चुकी है। मतलब पहले सारे की सारी सीड ईटर्स थी, पर अब वो सीड ईटर फ्रूट ईटर्स बन गई है। कुछ सीड ईटर में ब्रांचिंग डिसेंड हुआ, वो ट्री फिंचेस बन गए। मतलब बताओ, यहाँ पे भी ब्रांचिंग, डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बताओ निकिता। Yes, sir. यहाँ पे भी हुआ होगा, यहाँ पे भी हुआ होगा, हर स्टेज पर ये चीज हुई है। पहले सारी की सारी फिंचेस कैसी थी? सीड ईटर थी, याद करो, वो सीड खाती थी। पर कुछ लोग इधर चली गई और इधर ही रुक गई, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा सकती थी, थोड़ा बहुत। पर तो ये वाली जो थी वो थोड़ा बहुत फ्रूट खा सकती थी, तो उनका कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, फिर हेल्पफुल, फिर नॉन हेल्पफुल, फिर कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, पूरा ब्रांचिंग, डिसेंड, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। होते होते मतलब क्या हुआ? रिफाइनमेंट आती गई, जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन रिफाइनमेंट आती गई, आती गई, आती गई। और आज उनकी बीक ऐसी बन चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स ही खा सकती है। पर ये वाली जो थी, ये फ्रूट के साथ साथ सीड भी खाती थी। कौन सी? ये वाली। पर ब्रांचिंग, डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन हुआ इस जगह पर, और ये बने। ये लोग अब सिर्फ क्या खा सकते हैं? फ्रूट्स खा सकते हैं। मतलब ये लोग नई स्पीशीज बन चुके हैं। वैसे ही इधर जो चीज इधर हुआ है ना, ये सारा चीज इधर हुआ है, वैसे ये सारा चीज इधर भी हुआ है। पर इधर आज के डेट में सिर्फ ट्री फिंचेस हो गई है। इधर भी ये हुआ कि ये आज के डेट में सिर्फ इंसेक्ट वाली हो गई है। ये आज के डेट में सिर्फ ग्रेन्स खा सकती है। तो ऐसे अलग अलग स्पीशीज बन चुकी है। बोलो, ये समझ में आया? Yes, sir. ये था अकॉर्डिंग टू डार्विन। ये था कि डार्विन के अनुसार कैसे नई नई फिंचेस बनती है। डार्विन ने बहुत सोचा और तब वो कंक्लूड किया कि देखो, पहले के सारी के सारी जो फिंचेस थी वो सीड ईटर्स थी। पर आज के डेट में देखो, ये अलग अलग जो फिंचेस है, ये सब का ब्रांचिंग, डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। अब सीधी सी बात है, तो मेरे को एक चीज बताओ,
सीड ईटर फिंचेस जो फ्रूट खाने गई थी, तो जो जिनका बीक थोड़ा बहुत फ्रूट खाने के लिए सूटेबल था वो वहीं रुक गई। जिसको भोजन मिलेगा वो दूसरी जगह क्यों जाएगा, वो इधर आएगा ही नहीं कभी। जो इधर था वो कभी उधर नहीं जाएगा। तो जो इधर था उनका आपस में ही ब्रांचिंग डिसेंड होते गया कि नहीं, जनरेशन बाय जनरेशन। बताओ, ये सब जगह पर ब्रांचिंग डिसेंड होते गया, ये सब जगह पर, ये सब जगह पर अपना अपना ब्रांचिंग डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन होते गया। और इतनी रिफाइनमेंट आ गई कि नई स्पीशीज बन गई, ये एक नई स्पीशीज बन गई, ये एक नई स्पीशीज बन गई, ये एक नई बन गई, ये एक नई बन गई, और ये सब एक दूसरे से अलग अलग है, पर ये सब के सब पहले एक ही थी। इस तरह से डार्विन ने एक्सप्लेन किया कि भाई पहले की सारी जो फिंचेस आई थी वो ऐसी थी, पर आज के डेट में सारी अलग अलग फिंचेस बन चुकी है। ये सब वेरिएशन से ही तो पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो तुम लोगों को मैंने वेरिएशन पढ़ाया ये वाला। बोलो आ रहा है समझ में? यस ये चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया तुमको? वेरिएशन। डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशन क्या था? वेरिएशन मतलब बदलाव। तो डार्विन के अकॉर्डिंग दो तरीके के बदलाव होते हैं, कुछ लोग कंटिन्यूस होते हैं और कुछ लोग डिसकंटिन्यूस होते हैं। ऐसे ही करते 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 इसको बोला ब्रांचिंग डिसेंड एंड नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आया तीसरा पॉइंट डार्विन का? यस सर। ठीक है, चौथा और पांचवा पॉइंट भी मैंने तुम लोगों को लगभग बता ही दिया। चौथा पॉइंट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। मतलब डार्विन के अकॉर्डिंग क्या था? पॉपुलेशन में पहले से ही वेरिएशन था, कि जैसे कि सपोज ये पॉपुलेशन था, है ना? तो पॉपुलेशन में सब एक जैसे नहीं है, कुछ लोग कंटिन्यूस है और कुछ लोग क्या है, डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में भी अब पर्यावरण में बदलाव आया, तो ऐसा बदलाव आया कि कुछ लोग उस पर्यावरण के लिए अनुकूल थे, उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते थे। वो लोग उस एनवायरनमेंट के लिए फेवर कर रहे थे, मतलब रह सकते थे उस एनवायरनमेंट में, तो उनको कहा हेल्पफुल वेरिएशन या हेल्पफुल वेरिएंट कहा। जो लोग नहीं रह सकते थे उनको क्या कहा? नॉन हेल्पफुल वेरिएंट। तो बस डार्विन ने क्या बोला कि जो बचेगा वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा और उसी के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। किस में जाएंगे? नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। इसी प्रक्रिया को उसने कह दिया नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या? जो सबसे फिट है वही बचेगा, जो बचेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा। भाई जो बचेगा उसी को चांस मिलेगा ना रिप्रोड्यूस करने का, और वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसी के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में दिखेंगे। यही चीज उसने बोल दी कि अगले जनरेशन में वही उसी के कैरेक्टर जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लोग उसी की तरह दिखेंगे। इसी चीज को उसने नेचुरल सिलेक्शन बोला। एक्चुअली ये वर्ड को उसने पहले बोला था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। पहले इस वर्ड को उसने क्या बोला था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। पर ये वर्ड वो लिख नहीं सकता था अपनी किताब में, क्योंकि ये वर्ड दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर का, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने ये वर्ड यूज किया था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये वर्ड किसका दिया गया था? हर्बर्ट स्पेंसर का दिया गया था। और मैंने तुम लोगों को शुरू में ही कहा था कि डार्विन देखो थॉमस माल्थस से तो इंस्पायर था ही, हर्बर्ट स्पेंसर से भी इंस्पायर था, हर्बर्ट स्पेंसर के सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से इंस्पायर था। समझ रहे हो? और लेमार्क से भी इंस्पायर था। क्यों? क्योंकि लेमार्क ने बोला था कि पर्यावरण थोड़ा बहुत तो रोल प्ले करता है नया स्पीशीज बनने में। और हाँ, ये बात तो कहीं ना कहीं रिलेट लगा सकते हो
लेमार्क के अकॉर्डिंग पर्यावरण बदलाव लाता है, पर डार्विन के अकॉर्डिंग बदलाव पहले से होता है, पर्यावरण खाली चुनता है कुछ लोगों को। तो थोड़ा बहुत एनवायरमेंट का भी तो रोल है ना। तो डार्विन लेमार्क के एनवायरमेंट वाले पॉइंट से इंस्पायर हुआ था कि हाँ, एनवायरमेंट के ऐसे कुछ ना कुछ तो बदलाव हो रहा है, एनवायरमेंट के ऐसे कुछ ना कुछ तो नया चीज बन रहा है। तो इसके लिए वो लेमार्क से भी थोड़ा बहुत इंस्पायर था। तो लेमार्क का कुछ पॉइंट लिया, कुछ पॉइंट थॉमस मेल्थस का लिया, कुछ पॉइंट हर्बर्ट स्पेंसर का लेके अपनी खुद की बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें ये 5 पॉइंट थी। ये 5 पॉइंट में पहला पॉइंट हमने पढ़ा ओवर प्रोडक्शन। डार्विन ने बोला हर एनिमल्स बहुत ज्यादा नंबर में बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। हाथी का एग्जांपल दिया कि एक पेयर ऑफ एलिफेंट 6 बच्चे देता है पूरी जिंदगी में, सबके सब बच्चे मर रहे, कोई भी नहीं बच, मतलब सबके सब बच्चे सॉरी बच रहे, कोई भी नहीं मर रहा है। तो 800 साल में धरती का 1/4 एरिया हाथियों से भर जाएगा। वैसे ही फिश ले लो, 1 साल में मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस करता है, अगर कोई भी एग नहीं मर रहा है तो 1-1.5 साल में पूरी धरती मछलियों के अंडे से भर जाएगी। तो हर ऑर्गेनिज्म इनॉर्मस नंबर में बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। पर नेचर क्या करता है, किनके बेबी को ज्यादा सिलेक्ट करता है, बड़े ऑर्गेनिज्म के बेबी को ज्यादा सिलेक्ट करता है, और छोटे ऑर्गेनिज्म के बेबीज को कम सिलेक्ट करता है, क्योंकि बड़े ऑर्गेनिज्म बेबी का सर्वाइवल चांसेस ज्यादा है, छोटे का सर्वाइवल चांसेस कम है। इसके लिए बड़े ऑर्गेनिज्म कम बेबी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका सर्वाइवल चांसेस ज्यादा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक एनर्जी खर्च करने वाला प्रोसेस है। जब वो ऑर्गेनिज्म को पता है मेरी बेबीज बचने वाले हैं, तो वो ज्यादा क्यों प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा नहीं करेगा प्रोड्यूस। इसके लिए नंबर ऑफ बेबीज जो प्रोड्यूस होते हैं उनका कम होता है और इनका ज्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ये पढ़ाया, फिर इससे इंस्पायर था, तो इसके बेसिस पे उसने बोल दिया कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, और उसके बाद उसने बताया कि वेरिएशन होता है। ये देखिए वेरिएशन, और वेरिएशन समझाने के लिए मैंने बताया कि डार्विन कैसे वेरिएशन पॉइंट को डिस्क्राइब किया। वो अपनी शिप से आइलैंड पे घूमने गया था, इस आइलैंड का नाम है गैलापागोस आइलैंड, जो कि साउथ अमेरिका के बाजू में है। साउथ अमेरिका में जो फिंचेस थी वो सीड ईटर थी, और ये फिंचेस यहाँ से उड़ के गैलापागोस आइलैंड पे गई थी। तो जब वो गैलापागोस आइलैंड पे आई तो सारी की सारी सीड ईटर थी, पर कुछ लोग इधर चली गई तो उनमें ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन हुआ। सबका अपना अपना ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन हुआ हर पॉइंट पे, जिससे सबकी सब एक नई स्पीशीज बन गई। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन तुमको पढ़ाने के लिए ये स्टेप मैंने बताया, इधर देखो ये बताया। और फिर लास्ट पॉइंट मैंने तुम लोग बताया कि फाइनली जो सबसे फिटेस्ट होता है वही बचता है। इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोला, पर ये वर्ड वो यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि ये हर्बर्ट स्पेंसर का वर्ड था। इसके लिए उसने क्या वर्ड यूज किया, नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर सिलेक्ट करता है कुछ लोगों को, और वही उसके जैसे ही दिखने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन में दिखते हैं। और ऐसे करते करते ये ब्रांच जो बन रहा है ना, ये ब्रांच जो बन रहा है, ऐसे करते करते नया स्पीशीज बन जाता है। तो ये देख लो और ये देख लो, क्या अब ये दोनों सिमिलर है? मेरे पॉइंट पे फोकस करोगे तुम लोग कि क्या ये येलो वाला और क्या ये ब्लू वाला, क्या अब ये सिमिलर है कि बहुत अलग अलग हो चुके हैं लोग? से अलग अलग। बहुत अलग अलग। तो ये एक नया स्पीशीज बन चुका है, ये एक न्यू स्पीशीज बन चुका है, और न्यू स्पीशीज बनने की प्रक्रिया को कहते हैं स्पीसिएशन। स्पीसिएशन, तो 5वां पॉइंट क्या आ गया, स्पीसिएशन। इस तरह से नया स्पीशीज बनता है कि कई फेवरेबल कैरेक्टर जनरेशन बाय जनरेशन जमा होती जाएगी। कौन सी कैरेक्टर? जो कैरेक्टर इंसान को जीने के लिए, उस एनिमल को जीने के लिए मदद करती है, वो कैरेक्टर जनरेशन बाय जनरेशन। ये देखिए, ये एक जनरेशन हुआ, ये दूसरा जनरेशन हुआ, ये तीसरा जनरेशन हुआ। ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन कुछ अच्छी अच्छी कैरेक्टर जमा होती जाएंगी, और जो बुरी बुरी कैरेक्टर है वो निकलती जा रही है। तो एक स्टेज पे वो ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा कि वो अपने एकदम पुराने वाले एंसेस्टर से एकदम अलग दिखता होगा, और वो एक नया स्पीशीज बन चुका होगा। तो स्पीसीएशन का मतलब ही होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द फेवरेबल कैरेक्टर्स जनरेशन बाय जनरेशन। एक्यूमुलेशन मतलब फेवरेबल कैरेक्टर जमा होती जा रही है, अच्छी अच्छी कैरेक्टर जनरेशन बाय जनरेशन ऐड होती जा रही है, और जो खराब खराब कैरेक्टर है वो निकलती जा रही है, निकलती जा रही है।
और ऐसे कर करके नई स्पीशीज बन गई। जैसे हमारा देख लो, हमारा आज के डेट में इम्यूनिटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ह्यूमन का इम्यूनिटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। देखो हम, हमारा बॉडी मलेरिया टीबी सबसे फाइट कर सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया आज के डेट में कि पहले के इम्यून सिस्टम के मुकाबले आज का इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हम सब चीज को फेस कर चुके हैं। तो हमारा बॉडी को पता है कि उसे कैसे फाइट करना है। तो जनरेशन बाय जनरेशन हम ये देखते गए कि जैसे जैसे बीमारी आती गई आती गई आती गई, हमारा बॉडी अडेप्ट करता गया करता गया करता गया। तो अच्छी अच्छी कैरेक्टर ऐड होती गई ऐड होती गई ऐड होती गई, और खराब खराब कैरेक्टर निकलती गई। तो आज हम जो है और पहले के जो ह्यूमंस है, कंपैरेटिवली हमारा इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है उनके कंपैरिजन। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं निकिता और गरिमा? यस सर। इसके यस साथ सर। हमने आज का थियरी पढ़ा है डार्विन्स थियरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी थियरी पढ़ेंगे? ह्यूगो डिवरीज की थियरी पढ़ेंगे। ह्यूगो डिवरीज की थियरी पढ़ेंगे। उसमें किस पे फोकस किया पता है? उसने डिसकंटिन्यूस पे फोकस किया, डिसकंटिन्यूस थियरी पे उसने फोकस किया है ह्यूगो डिवरीज ने। सर आपने उसमें एमआरटी के ग्लैंड्स के बारे में नहीं बताया था। आपने बोला कि बताऊंगा बट फिर यस नहीं। यस 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 यस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ग्लैंड्स के बारे में, राइट? यस सर। हाँ, तो मैं अभी बता देता हूं आपको। 3 तरीके के ग्लैंड है। सबसे पहला ग्लैंड है समाइनल वेसिकल। समाइनल वेसिकल जो फ्लूइड रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं समाइनल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है ना, वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, थोड़ा सा अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है। ये वाला जो फ्लूइड होता है अल्कलाइन होने की वजह से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर के एसिडिक को टॉलरेट करने के लिए होता है या न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। आपको तो पता ही है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर कैसा कंडीशन होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि वजाइना के अंदर एसिडिक कंडीशन होता है, तभी तो बहुत सारे स्पर्म्स मर जाते हैं। तो ये वाला जो फ्लूइड क्योंकि अल्कलाइन होता है, तो ये फीमेल के अंदर के एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर देगा या उसको टॉलरेट करने के लिए काम आएगा। और इस फ्लूइड के अंदर 3 चीजें होती है। एक तो इसके अंदर होता है फ्रुक्टोज, ये स्पर्म को एटीपी देगा। ये एटीपी का सोर्स है किसके लिए? स्पर्म के लिए। दूसरा इसमें होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। दूसरा इसमें क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है इनके अंदर, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सक्शन करवाएगा। किसका? स्पर्म का। मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या करेगा? माइल्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर करता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, जिससे वही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से वो सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा स्पर्म को ऊपर खींचने के लिए, स्पर्म को पुल करने के लिए। तो ये सक्शन में हेल्प करेगा स्पर्म के। दूसरा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की वायबिलिटी, मतलब वायबिलिटी बढ़ाता है, स्पर्म को और बेटर करता है।
उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है, उसके स्पीड को डेवलप करता है, ये सारी चीजें करता है। और उसके अंदर होते हैं फाइब्रिनोजन। ये क्या करेगा, सीमन को क्लॉट करता है। ये कैल्शियम आयन भी होता है। ये चार चीजें होती है किसके अंदर, किसके अंदर ये चार चीजें होती है, सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड में होती है। सेमिनल वेसिकल भी पैड है, आपको पता है, ये भी पैड है, दो है। इधर फ्लूइड निकलती है उसको हम बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड स्लाइटली अल्कलाइन है, जो फीमेल के एसिडिक कंडीशन को टॉलरेट करेगा। इसमें फ्रुक्टोज होता है जो स्पर्म को एटीपी देगा, एनर्जी का सोर्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स फीमेल में जाके कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ताकि स्पर्म को ऊपर खींचा जा सके और स्पर्म की वाइबिलिटी को बढ़ाता है। फाइब्रिनोजन सीमन को क्लॉट कर देगा, मतलब स्पर्म जैसे बाहर आता है तो वैसे जम जाता है फाइब्रिनोजन। और कैल्शियम आयन भी होता है। दूसरा क्या आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड दो नहीं, एक ही है। ये पैड नहीं, ये सिंगल है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये जो फ्लूइड रिलीज करता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है ये फ्लूइड। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो फ्लूइड रिलीज करता है जिसको हम प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं, इस फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है, इसमें होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है, अगर फ्रुक्टोज खत्म हो गया तो सिट्रिक एसिड से एटीपी मिलता है, एटीपी जनरेट होगा स्पर्म के लिए। दूसरा इसके अंदर होता है सेमिनल प्लाज्मिन। ये एक एंटीबॉडी है। सेमिनल प्लाज्मिन क्या है, एक एंटीबॉडी है जो कि बैक्टीरिया या वायरस को किल करेगा, स्पर्म को प्रोटेक्शन देगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्पर्म। और इसके अंदर है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, पीएसए। कुछ ऐसे प्रोटीन है जो सीमन को वापस से रीलिक्विफाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सीमन क्लॉट हो गया था। देखो जब भी सीमन बाहर निकलता है ना बॉडी के तो ऐसे जम जाता है, फिर कुछ देर बाद वो वापस से लिक्विफाइड हो जाता है। वो इसकी वजह से होता है, पीएसए, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये सीमन को रीलिक्विफाई कर देगा। ये हो गया किसके बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। और लास्ट चीज काउपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ये पैड है, ये दो है, और यूरेथ्रा के आजू बाजू है। जो यूरेथ्रा है ना, ये यूरेथ्रा जहां से यूरिन निकलता है, तो एक इधर है और एक इधर है, ऐसे छोटा सा। और ये आप देखो, ये पेनिस है। तो कॉपर ग्लैंड जो है, इसका जो फ्लूइड होता है ये स्लाइटली भी अल्कलाइन होता है। तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा यूरेथ्रा के अंदर के एसिडिक कंडीशन को। कि मान लो यूरेथ्रा से पहले क्या निकला था, यूरिन। यहां से पहले क्या निकला हुआ था, यूरिन। यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है, तो यूरिन एसिडिक होने की वजह से यहाँ का कंडीशन क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। यहाँ कंडीशन क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। तो जब स्पर्म पास होगा
तो स्पर्म के अंदर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ने जो फ्लूइड रिलीज किया है वो थोड़ा सा अल्कलाइन है, तो ये यूरेथ्रा के एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर देगा। सीधी सी बात है, यहां से तो यूरिन भी निकलता है और स्पर्म भी निकलता है, तो यूरिन तो एसिडिक होता है ना, तो वो इधर को एसिडिक, इसको एसिडिक कर देगा पूरे एरिया को। तो इस एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा आता है फ्लूइड? ये आता है। तो ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक यूरेथ्रा में। समझ में आया चीज? यस सर। और इसमें म्यूकस होता है जो कि एक टाइप का लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है। एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है जो फ्रिक्शन नहीं देगा, प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, रगड़। कि जो रगड़ होती है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल और फीमेल के बीच में फ्रिक्शन ना हो, उस चीज के लिए फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन क्रिएट करने नहीं देगा। इतना ही था, यही 3 ग्लैंड थे। और सीमन क्या होता है? स्पर्म प्लस फ्लूइड। सीमन इज नथिंग बट इट इज स्पर्म प्लस फ्लूइड, जिसमें स्पर्म तो सिर्फ 4 से 5% के आसपास होता है, बाकी का चीज तो फ्लूइड होता है। इसी फ्लूइड के अंदर होगा समाइनल फ्लूइड, प्रोस्ट्रेट फ्लूइड और कॉपर्स फ्लूइड। ये फ्लूइड जो मैं बोल रहा हूं वो समाइनल ग्लैंड का फ्लूइड होगा, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का फ्लूइड होगा और कॉपर्स फ्लूइड होगा। समाइनल ग्लैंड का जो फ्लूइड है वो लगभग सीमन का 70% है। ये सीमन का लगभग कितना? 70% है। ये सीमन का लगभग कितना? 20 to 25% है। बोलो, आया समझ में आपको? यस सर। तो यही टॉपिक जो बचा हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। ये समाइनल वेसिकल का है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का है, और ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, यस सर। तो अब हम संडे को मिलेंगे और संडे को हम डार्विन्स लॉ जो है वो अच्छे से तुम लोग पढ़ के आना। डार्विन्स लॉ का लिमिटेशंस बाकी है अभी कि डार्विन्स के क्या ड्रॉबैक्स थे। जैसे हमने लैमार्क का लिमिटेशन नहीं पढ़ा था, वैसे डार्विन का भी कुछ लिमिटेशंस है, उसका भी कुछ ड्रॉबैक है, कुछ डिसएडवांटेज है। वो खत्म करने के बाद हम लोग ह्यूगो डी व्रीज का थ्योरी करेंगे और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी करेंगे संडे को।